बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो, एडिटर निदाई किसान, एक नए आइडिया के साथ एक नई वीडियो के लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले हम जितने भी प्रोग्राम करते रहे हैं वो किसानों के बिज़नेस और उसकी माशियत की बेहतरी के लिए आइडियाज़ देते रहे हैं। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो किसानों के नहीं, इंसानियत के नाम है, इंसानों के नाम है। आज जो हमारा मौजू है वो एक बीमारी है जो इसको पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसको कोरोना बोल रहे हैं। और कोरोना वायरस जिसने इतना ख़तरनाक नहीं, जितने इसके से खौफ में मुब्तला होकर लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है। और ये बहुत अज़ियतनाक कैफियत है। और हमारे जैसे गरीब मुल्क के जहाँ पर मज़दूर शाम को रोका मज़दूरी करके आता है तो उनके घर में उसके चूल्हा जलता है, और वो 46% अफराद मज़दूरी जो ख़ते गुर्बत से नीचे गुजारा कर रहे हैं, उनकी जब ऐसी ये हालत हो जाए तो आप खौफनाक कैफियत है कि लोग ज़िंदा दरगोर हो जाएंगे। तो ऐसे मौजू पर हम बात करना चाह रहे हैं, ये भी खिदमत है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। पहले तो वायरस के हवाले से दो लफ्ज़ ज़रा बता दीजिए ताकि मेरे जो नए नाज़रीन हैं वो इसको वायरस की कैफियत को समझ सकें, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वायरस बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि गैर जानदार भी है और जानदार भी है। तो एक केमिकल कंपाउंड का नाम है जो रेप्लिकेट कर जाता है जब वो इन हो जाता है, यानी बाहर वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, सेल के अंदर जैसे ही घुसता है तो वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। क्योंकि इसी वायरस का कहा जाता है ना कि जो कंप्यूटर में कि वायरस आ गया है, तो वो भी तो यही बात है ना। वो क्या है? वो भी बेसिकली कोड है। अच्छा, एक कोड है जो आपके सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर देता है। ये जो केमिकल है ये भी कोड भेजता है और आपके डीएनए को ये मैसेज देता है कि उसका डीएनए को रेप्लिकेट करे। ठीक है। आपका सेल उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। और वायरस जो कंप्यूटर में होता है वो भी ऐसे ही है, तो इसलिए वायरस का नाम दिया। अच्छा, अब ज़रा इधर आइए कि दूसरी तरफ इस बात के हम एंगलाइज करते हैं। ये वायरस जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं, जो मार्केट में मौजूद हैं कि अमेरिका चाइना को इल्ज़ाम दे रहा है और चाइना अमेरिका को दे रहा है, क्या ये बाय डिज़ाइन हुआ है, ये अचानक हो गया? इसके बारे में अगर कोई हकीकत है तो ज़रा तफसील से बता दीजिए। देखें, जो मैंने पढ़ा या सुना या जो कुछ किया, तो वायरस, ये जो कोरोना वायरस है ये पहले भी मौजूद था। इसकी म्यूटेशन हुई है। म्यूटेशन कहते हैं चेंज, डीएनए में चेंज आना। तो म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा फैटल हो गया और एक से दूसरे को लग रहा है कंटेजियस हो गया। तो ये इसकी बेसिकली चेंज आई है। और इसमें लोग कहते हैं कि अमेरिका का इसमें हाथ है और उसकी मईशत को तबाह करने के लिए चाइना की उसने ये किया, क्योंकि इटली भी सी पैक का पार्टनर था और ईरान की वैसे लगती थी, तो इसलिए ये तीन मुल्क जो हैं इन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। अच्छा, ये तो फिर वो जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हम जब सुना करते थे तो समझ नहीं थी आती कि आइंदा जो जंगें होंगी वो टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। और टेक्नोलॉजी की भी जंग इस ना, वो बम नहीं चलेंगे, कुछ नहीं होगा, बस खड़े खड़े वायरस फैला दी जाएंगे। ऐसे गैस बम हैं, ऐसे बम चलेंगे। तो ये क्या उसकी इब्तिदा हो गई है कि नहीं? देखें, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन। ठीक है। ये काफ़ी अरसे से आपने शायद देखा होगा कि इराक़ पे भी इसीलिए वो अटैक हुआ था जी कि ये बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। और बायोलॉजिकल जो वेपन है वो काफ़ी सारी बीमारियों को सिंपली आप जैसे आप कह लें कि एंथ्रैक्स है, वो एज ए बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल हो सकता है। और बल्कि हुआ भी था कि जब तालिबान ने ख़त में डाल के, लिफाफे में डाल के वाशिंगटन भेज दिया, वाइट हाउस में जब वो लिफाफा खोला गया तो पता चला जी एंथ्रैक्स इसमें पाउडर है। तो इसी तरीके से ये बड़ी जल्दी फैलते हैं और बहुत फैटल होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। और इसका जो फैला रहा होता है उसको फ़ायदा ये होता है कि बिल्डिंग्स तबाह नहीं होती, उसका नाम भी कोई नहीं आता और वो चुपके से ये काम कर लेता है। ऐसी कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं दूंगा, ये ना हो कि वो लोग उसका मिस यूज़ करना शुरू कर दें। अदरवाइज़ एक वेटनरी डॉक्टर को पता होता है कि
कौन कौन सा वायरस क्या कर सकता है। मसलन ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ड्रैगन जो है, कोमोडो ड्रैगन, उसके मुंह में ऐसा सलाइवा होता है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं कि अगर वो काट ले तो 6 महीने के बाद बंदा मरता है। अब अगर कोई इसका मिसयूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है। ये एक डॉक्टर को पता होता है, लेकिन हम पब्लिसाइज नहीं करते क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इल्म तो इल्म होता है, उसके इस्तेमाल करने पर डिपेंड करता है कि इस्तेमाल करने वाला उसको किस उसमें करता है। तो वो उसको पॉजिटिव भी कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है। अच्छा, अब हम ज़रा इस टॉपिक की तरफ आएँ कि ये जो कोरोना वायरस है, जिसने इस रात तो फैला दिए, साजिश है या जो भी है, बाय डिज़ाइन है या अल्लाह का अजाब है, या जो भी इसको जो भी नाम आप दे लें, लेकिन क्या इसका कोई आपके नज़दीक कोई तोड़ है, कोई लॉजिकली इसके कोई इलाज भी है कि नहीं? बात यह है कि इलाज बिल्कुल है, लेकिन मैं कोई बेसलेस बात नहीं करता कभी भी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा ये प्रोफेशन है कि मैं हकीकत बताऊं। मेरा काम ये नहीं है कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए या मेरी कोई चीज़ें बिकनी शुरू हो जाएं या कुछ ऐसे हो जाए। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो प्याज खाने से या केला खा लें तो नहीं होगा, और इस तरीके से बहुत सारे इलाज जो आवाम ने खुद ब खुद दरियाफ्त कर ली हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस पर कोई असर नहीं रखते। कोई फूंके मार के उसका इलाज कर रहा है, कोई उसके दम करके इलाज कर रहा है, कोई प्याज खा के कर रहा है, और बहुत बहुत कुछ हो रहा है। और एक साहब का तो मैंने वो पढ़ा कि जी, हालांकि वो डॉक्टर थे सऊदी अरब के, तो मैं हैरान हूँ कि इस तरह के भी डॉक्टर मौजूद हैं कि वो कह रहा था कि जी ये क्योंकि गर्मी से मर जाता है तो आप जो हेयर ड्रायर है उसको नाक में जो है लगा के तो गर्म हवा दें। पहली बात तो ये है कि ये हीट रेजिस्टेंट वायरस है, यानी अगर गर्मी आ भी जाएगी तो इस खुशफहमी में मत रहें कि ये मर जाएगा, क्योंकि ये हीट के अगेंस्ट मुदाफ़ियत रखता है, इसलिए ये नहीं मरेगा। इसका एक ही हल है और वो सबको पता है, और मैं यहाँ पे ये सबको एक चैलेंज भी कर रहा हूँ कि मैं अगर गलत बात करूँ तो प्लीज़ मेरे साथ आकर डिबेट कर लें, मैं आपको साबित कर दूंगा। और मेरी ये बात जो है अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि जब कोई वायरल डिजीज़ आती है तो वायरस इन हो जाता है। जैसे आपके फ्लू होता है तो आपके अंदर वायरस चला जाता है और वो जाके 3-4 दिन में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और आपका फ्लू ठीक हो जाता है। ये भी एक फ्लू की किस्म ही है कोरोना वायरस। अब यहाँ से पे एक बाकी ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे या ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, लेकिन एक चीज़ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जिस तरह वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये भी वायरस है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और जो लोग बीमार होकर रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि रिकवर होने वालों की परसेंटेज ज़्यादा है, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं और इसी वजह से वो ठीक हुए हैं। तो हम वेटनरी साइंसेज में ये प्रैक्टिस करते हैं कई दफ़ा कि जैसे FMD में हम कई दफ़ा सीरम लगाते हैं, क्योंकि उसका इलाज जब नहीं होता कोई तो हम क्या करते हैं कि वैक्सीन कर देते हैं सेहतमंद एनिमल को, और उसके अंदर एंटीबॉडीज़ जब बन जाती हैं तो वो उसके ब्लड से सीरम निकाल के हम बीमार जानवरों को लगा के ठीक कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस इधर एप्लीकेबल है। आप उन इंसानों को जो रिकवर कर गए उनसे अगर थोड़ा सा ब्लड डोनेशन ले लें तो उसके सीरम से इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि उनमें ये एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, उनका टाइटर हाई हो चुका है। तो उस टाइटर पे आप अगर इंजेक्ट करेंगे एक बीमार इंसान को तो उसमें ये होगा कि ये वायरस के साथ एंटीबॉडीज़ कंबाइन हो जाती हैं और उस वायरस के असर को ज़ायल कर देती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो ये बनी बनाई एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उन लोगों में मौजूद हैं जो इससे रिकवर कर चुके हैं। तो वाई नॉट कि हम उनका सीरम को इसमें इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी हमारे यहाँ थोड़े लोग ये बीमार हुए हैं, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन फिर भी वो जो रिकवर हो गए हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। लेटर ऑन इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी इंशाल्लाह, और इसको जानवरों से भी हम एंटीबॉडीज़ पैदा करना शुरू कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल वो इंसान हमारे लिए एक अच्छा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जो आपने अभी DVM के हवाले से तजर्बा बताया और वैक्सीनेशन को तैयार करने के लिए आप वो एक्सपेरिमेंट सारा जानवरों पर करते हैं, क्या ये
यही एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी मुमकिन है? नहीं, ये मैं यहाँ पे कुछ आपको बता दूँ, बल्कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि वेटनरी डॉक्टर होता क्या है या वो क्या करता है। उसकी एजुकेशन MBBS से कहीं ज़्यादा होती है, उसको एजुकेट किया जाता है। फिर उसके पास एक फ्री हैंड होता है कि उसके पास एनिमल्स होते हैं जिस पे वो ट्रायल कर सकता है फ्री। MBBS ये ट्रायल ज़िंदा इंसानों पे नहीं कर सकते, उनकी एक लिमिट है कि वो ये काम नहीं कर सकते, ट्रायल हमेशा जानवरों पे होते हैं। अब ये है कि कुछ मामलात में आप देखें कि वेटनरी साइंसेस बहुत एडवांस है, यानी उतनी एडवांस कि आप इंसान में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मसलन ये है कि आप देखें कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं अपने वेटनरी हॉस्पिटल में, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं कि इस एनिमल के ब्लड का सैंपल लेके तो उसको टेस्ट कर लेते थे कि इस पे कौन सी एंटीबायोटिक असर करती है और वही एंटीबायोटिक देते थे। लेकिन मैंने आम प्रैक्टिस में देखा है कि कोई MBBS ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिख देते हैं, तो साथ में 3-4 डाल देते हैं ताकि अगर ये असर ना करे तो ये कर दे। कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं कि साथ में जो एंटीपायरेटिक दे दी, कुछ आपको जो है वो स्टीरॉयड दे दिए, कुछ साथ एंटीबायोटिक भी दे दिए और पूरा एक थैला आपके हाथ पकड़ा देते हैं, जबकि हम ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते थे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि अभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी हम लोग कॉमन प्रैक्टिस है वेटनरी साइंसेज में, यानी गायनी के पे अगर आ जाएं तो ये प्रैक्टिस इंसानों में तो अभी पॉसिबल नहीं है। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ये है कि आप ज़ाइगोट लेवल पे उसके जितने टुकड़े करते हैं उतने बच्चे पैदा होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि इंसानों में ये प्रैक्टिस नहीं की जा सकती कि उनके थंब इंप्रेशन भी एक जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ शोबों में, जैसे न्यूट्रिशन में आप देख लें कि जो एनिमल न्यूट्रिशन के लोग हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज्ड हैं और उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, क्योंकि इंसान की डाइट तो इंसान खुद बैलेंस करता है, उधर जो है सारी डाइट आप बैलेंस करके देते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ज़्यादा ठीक है। आप मेरे नाजरीन के और नदाए किसान TV की तवसत से आप हुकूमती अदारों के और उन NGOs को जो इस वक्त मुतहर्रिक हैं और कौम की खिदमत और इंसानियत की खिदमत करने पर मतलब तुले हुए हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये काम करें तो आप मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है और पाकिस्तान के सारे लोग बच सकते हैं, यहाँ पर ये कोई आइडिया दें? जी बिल्कुल, मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो करें और अगर मेरी कहीं पे सर्विसेज चाहिए हों तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्विसेज देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा है प्रोसीजर है जिससे हम अपनी अमवात को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो लोग ज़्यादा सीरियस वेंटिलेटर पर चले जाएँ उनके लिए हम ये सीरम वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरी नहीं है, ये आप बुक्स पढ़ लें, आप नेट पे देख लें, आप अच्छे जो पैथोलॉजिस्ट हैं या माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट कर लें कि मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ। ये हकीकत है और हमें घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। 2-3% लोगों में ये मोर्टेलिटी होती है, लेकिन यह है कि उनको भी हम सेव कर सकते हैं, उनको ज़िंदगी बचा सकते हैं अगर हम सीरम टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लें या इसको प्रोलिफिकेट कर दें, लोगों तक पहुँचा दें। इसमें मैं एक एडिशन कर दूं कि आपने अगर सर्च करना है तो एक टर्म है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं कि आप किसी और जानवर में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उसको इंजेक्ट किसी और में करते हैं, यानी वहाँ से लेके आप दूसरे जानवर में कर रहे होते हैं। तो जब आप नेट पे या किसी जगह पे भी पैसिव इम्यूनिटी लिखेंगे और या उसका जो फेनोमेना है उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बात ठीक कर रहा हूँ। किसी किताब में देख लें या वैसे देख लें। गवर्नमेंट का एक और बड़ा है इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि लोग ये समझते हैं कि जितनी भी बीमारियाँ हैं उनका जो इलाज है वो सिर्फ MBBS करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपके जो जैसे पब्लिक हेल्थ है, ये पब्लिक हेल्थ का सब्जेक्ट है, तो इसमें वेटनरी साइंसेज वाले मोर कॉम्पिटेंट हैं, बिकॉज कि वो ये जितनी बीमारियां हैं ये आपके दूसरे जानवरों से कम्युनिकेट होती हैं, और वेटनरी साइंसेज वाला जो डॉक्टर है वो ज़्यादा जानवरों के बारे में जानता है, उसके पास ट्रायल करने के लिए भी ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, और तीसरी बात यह है कि वो ह्यूमन प्लस वेटनरी दोनों पढ़ के आता है। तो इसलिए ये मत समझें कि ये आपके MBBS जो हैं वो आपको ज़्यादा इसमें जानते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में वेटनरी वाले ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। नाजरीन, आपने अभी डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब की वो बातें सुनी, और असल फोकस है कि वो सीरम टेक्नोलॉजी, जो इस टर्म को समझते हैं और जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, और वो हुकूमती इदारे और वो मेडिसिन बनाने वाले,
उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वो इस टर्म पर देखें और इस वाले से जो वेटरनरी के जितने कॉलेजेस हैं और जहाँ पर ये काम हो रहा है वहाँ पर करें। तो ये मुश्किल काम नहीं है, आप इसको कर सकते हैं और करना चाहिए। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिरी बात कहेंगे कि निदाए किसान टीवी और निदाए किसान मैगज़ीन को सब्सक्राइब भी करें, उसकी मेंबरशिप भी लें और इससे रब्ता भी रखें। ये हमारी आपसे एक हेल्प है, मांगते हैं, क्योंकि आपके लिए काम कर रहे हैं। जब आपके लिए कर रहे हैं तो ये आप तक पहुंचना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।